नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पे। हिस्ट्री के लेक्चर का ये आज 8वां लेक्चर है। आई थिंक 8 या 9वां लेक्चर है। जो टॉपिक का नाम है महाजनपद पीरियड, महाजनपद काल। क्या है इस काल में, समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने इसके पहले वैदिक काल पढ़ा था। वैदिक काल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका जो टाइम पीरियड था वो 1500 से लेकर 650 बीसी तक था। कब तक था? 1500 से लेकर 650 बीसी। ऑलमोस्ट 850 वर्षों का जो ये इतिहास था उसको हमने कवर किया। इसमें हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक पूर्व वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक पीरियड, इसमें जिसे हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा क्या था, उत्तर वैदिक काल यानी अन्य 3 वेदों पर आधारित जो समाज था उसकी सभी तरह के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विशेषताओं को हमने डिटेल में पढ़ा था। अब उसके बाद की स्थिति को हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं महाजनपद काल। इसे महाजनपद क्यों कहा गया? क्योंकि जो जनपद था वैदिक काल में, धीरे धीरे अब वो महाजनपद के रूप में बदल रहा था। तो कैसे जो राजनैतिक परिवर्तन हुए उसे आज हमें देखना है। आज हमें सिर्फ उसके पॉलिटिकल चेंज को देखना है। क्या देखना है? पॉलिटिकल चेंज। ध्यान दीजिए, उत्तर वैदिक काल के बाद देश में 2 तरह के परिवर्तन देखने को मिले थे। एक पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला था। पॉलिटिकल चेंज की अगर हम बात करें तो महाजनपदों का उदय हुआ था, और दूसरा क्या था, रिलीजियस चेंज देखने को मिला था। रिलीजियस चेंज में अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आविर्भाव हुआ था, अर्थात बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का इमर्जेंस हुआ था, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। आज हम पॉलिटिकल चेंज को पढ़ेंगे जिसमें कैसे जनपद से महाजनपद बदले, कौन कौन से महाजनपदों का उदय हुआ, उनका विस्तार कहाँ पे था, क्या विशेषताएं थी, ये सारी चीज़ें आज हमें पढ़नी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि मैं इतिहास के हर एक टॉपिक में आपको बता रहा हूँ कि कोई भी इतिहास, कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उसका सोर्स क्या है। कैसे हमें ये पता लगा कि इस तरह का इतिहास अस्तित्व में रहा होगा। हाउ कम वी न्यू अबाउट दिस पीरियड ऑफ हिस्ट्री, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दोस पार्ट, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे कि महाजनपद काल की बात कर रहे हैं तो इसका सोर्स क्या है, कहाँ से हमें, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे जिनसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। तो इनकी जो जानकारी प्राप्त होती है, 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। देयर आर 3 रिलीजियस टेक्स्ट बुक विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट 16 महाजनपदा। ये 3 धार्मिक ग्रंथ हैं जो हमें महाजनपद काल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इनमें पहला क्या है? अष्टाध्याय। हमने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया था कि अष्टाध्याय क्या था। ये व्याकरण पर लिखा हुआ एक टीका था। इट वॉज अ कमेंट्री। क्या था? टीका थी। इट वॉज अ कमेंट्री ऑन व्याकरण। व्याकरण क्या था? याद करो, हमने क्या बताया था? वेदांग। एक प्रकार का वेदांग था व्याकरण जिसमें भाषा के तरीकों को, भाषा को अच्छी तरीके से समझने के लिए लिखा गया था। और इसे किसने लिखा था? पाणिनि जी ने लिखा था। तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी था उसमें महाजनपदों का उल्लेख होता है। हालांकि उन्होंने जनपद का उल्लेख किया था जो कि बाद में महाजनपद बना था। उनके अनुसार 22 जनपद अस्तित्व में थे जो आगे चलकर महाजनपद में कन्वर्ट होंगे। तो पहला सोर्स हो गया अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा लिखा गया। दूसरा है भगवती सूत्र। ये एक जैन ग्रंथ था, एक जैन रिलीजियस टेक्स्ट बुक थी, भगवती सूत्रा। इंग्लिश में बोलते हैं भगवती सूत्रा, जैन ग्रंथ है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध ग्रंथ है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक है अंगुत्तर निकाय। अब ये नाम आपको याद करने होंगे, अष्टाध्यायी, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। अभी निकाय का अर्थ क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे उनको जो है एक जगह पे संकलित किया गया, जिसे हम लोग पिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? पिटक। पिटक एक ऐसा संकलन था जिसमें सभी प्रकार के बौद्ध ग्रंथों को रखा गया था। तो इसमें एक पिटक था, पहला पिटक, जिसे हम सुत्त पिटक कहते हैं। उस सुत्त पिटक के अंदर अंगुत्तर निकाय हुआ करते थे। समझ में आ रहा है? तो अगर इतना नहीं समझ में आया तो बस इतना ध्यान रखिए, सारांश ये है कि एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ था, ये एक प्रकार का बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक था। भगवती सूत्र क्या था? एक जैन टेक्स्ट बुक था। अष्टाध्यायी क्या था? एक वेद के जो अंग है व्याकरण पर लिखा हुआ एक अष्टाध्यायी, एक कमेंट्री थी। क्लियर है? ये 8 अध्याय थे, इसलिए अष्टाध्यायी कहा जाता है। तो ये थे सोर्सेस। अब प्रश्न उठता है कि इनके बेसिक पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या
इम्पोर्टेंस थी महाजनपदों की। तो बाय द 6th सेंचुरी BC, वही 650 के बाद 6th सेंचुरी BC, मतलब जो छठवीं शताब्दी BC, छठी शताब्दी BC का मतलब जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था उसके पहले जो 600 वर्ष पहले जाते हैं, तो लगभग 500, सॉरी, क्या माना जाएगा, एक मिनट, ये माना जाएगा छठी शताब्दी BC 599 से लेकर 501 BC के जो बीच का पीरियड होगा उसे छठी शताब्दी BC कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? 599 से लेकर 500 तक, सॉरी 599 से लेकर 500 का जो पीरियड होगा उसे छठी शताब्दी BC कहा जाएगा, क्योंकि 600 तक तो लगभग वैदिक काल ही था। तो 600 के बाद 599 से ये महाजनपदों का उदय शुरू हो जाता है। तो बाय द 6th सेंचुरी BC देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 22 डिफरेंट जनपदास। वही मैंने आपको बताया था अष्टाध्यायी के अनुसार 6th सेंचुरी BC के समय 22 अलग अलग जनपद थे। ठीक, आगे, विद द डेवलपमेंट ऑफ आयरन इन पार्ट्स ऑफ यूपी एंड बिहार, द जनपदास बिकेम मोर पावरफुल एंड टर्न्ड इनटू महाजनपदास। अर्थात लोहे के विकास के कारण, लोहे के उपयोग में जो वृद्धि हो रही थी उसके कारण यूपी और बिहार के आसपास के जो क्षेत्र थे वो अधिक शक्तिशाली हुए और वो महाजनपद बन गए। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा कि भैया लोहे से कैसे जो है कोई जनपद महाजनपद बन गया। समझिए, देखिए आयरन जो था, आयरन से दो चीज़ें बनी। आयरन से सबसे पहले बनाया गया हथियार, वेपन, ठीक, और दूसरी चीज़ क्या बनाया गया, एग्रीकल्चरल टूल्स। आयरन से क्या, जहाँ कहीं भी आयरन पाया गया वहाँ पर क्या बने, लोहे के अस्त्र शस्त्र बने, और लोहे के जो कृषि औजार जो होते हैं, जैसे कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, जिनके माध्यम से हम खेती करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बनने लगी। अब जाहिर से बात है, अगर किसी क्षेत्र में लोहे के बने हथियार और लोहे के बने औजार होंगे तो वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में उसे लाभ प्राप्त होगा। जो अदर रीजन होंगे उनसे ज़्यादा बेनिफिट्स उसे मिलेंगे। कैसे भाई, लोहे के हथियार अधिक धारदार बनेंगे। बाकी सब जगह पर किसके हथियार थे, तांबे के थे, टिन के थे, वो उनका मुकाबला, मतलब लोहे के मुकाबले वो कमज़ोर होंगे। तो जाहिर सी बात है, जिन जिन क्षेत्रों के पास लोहे के हथियार हो गए वो पॉलिटिकली, राजनैतिक तौर पर ज़्यादा शक्तिशाली हुए। ठीक, दूसरी बात, एग्रीकल्चर टूल्स की बात करें तो मजबूत और टिकाऊ जो औजार बने उससे खेती को लाभ हुआ, खेती और ज़्यादा इफेक्टिव हुई। तो एग्रीकल्चर टूल के कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, उत्पादन बढ़ता गया, उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो समझ में आ ही रहा है कि यानी कि समृद्धि भी आई, समृद्धि के साथ साथ राजनीतिक शक्ति भी बढ़ी। इतिहास हमेशा से गवाह रहा है और आज भी है कि वर्तमान उसी का होता है और भविष्य उसी का होता है जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है और जिसकी सैन्य क्षमता सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आज के अगर हम बात करें अमेरिका, हालांकि कोरोना वायरस के आउटब्रेक के कारण अमेरिका अब थोड़ा सा बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी अगर कोरोना वायरस के इस प्रकरण को अलग कर दें तो अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश क्यों है, क्योंकि वो दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी है और दुनिया का नंबर 1 सैन्य क्षमता वाला देश है। इस चाइना उसको बीट कर रहा है, कैसे कर रहा है, अपनी इकॉनमी और अपनी मिलिट्री पावर के दम पे। 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड या ब्रिटेन कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, वो सबसे शक्तिशाली देश था। क्यों? क्योंकि उसकी इकॉनमी सबसे स्ट्रांग थी। 6ठी शताब्दी तक भारत बहुत स्ट्रांग था। क्यों? इसकी इकॉनमी और सैन्य क्षमता मजबूत थी। तो हमेशा समझिए, जिसका जो इकोनॉमिक पावर होगा, जो पॉलिटिकल पावर होगा, वही रूल करेगा। अब समझ में आ रहा है? तो आयरन जहाँ जहाँ था वहाँ पर उनका क्षेत्र समृद्ध होता गया, उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ी, इसलिए जनपद से वो क्या बन गए, वो जनपद से बने महाजनपद। क्लियर है? जनपद से महाजनपद बनते गए। और ऐसा माना जाता है, जो डिफरेंट रिलीजियस टेक्स्ट बुक है, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि 16 सच महाजनपदों का उदय हुआ था। मतलब 16 महाजनपदों का उदय हुआ था जो कुल भारतीय उपमहाद्वीप में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। अब ये सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, उपमहाद्वीप क्या होता है? देखिए, महाद्वीप क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। ज्योग्राफी में आपको समझ में आएगा, एक ऐसा बड़ा भूभाग जो चारों ओर सागर से घिरा हुआ हो। समझ में आ रहा है? एक ऐसा बड़ा भूभाग जो चारों ओर सागर से घिरा हुआ हो उसे महाद्वीप कहते हैं, और छोटा भूभाग होगा तो द्वीप कहेंगे। समझ में आ रहा है? द कॉन्टिनेंट इज द लार्ज लैंडस्केप विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। चारों तरफ से वो पानी से घिरा होगा।
उसे महाद्वीप कहते हैं। अब भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत विशाल है। किसी महाद्वीप में क्या खासियत होती है कि उसमें बहुत सारी विविधता होती है, अलग अलग देश होते हैं, अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग वनस्पतियाँ होती है, अलग अलग उसकी संरचनाएं होती है। भारत के अंदर भी यही है। भारत एक देश होते हुए भी इसके अंदर कई देशों की विशेषताएं हैं, इसीलिए भारत को एक उपमहाद्वीप, एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो ऐसा माना गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कुछ महाजनपद, ध्यान दीजिए, इसमें से कुछ महाजनपद मोनार्कियल थे। मोनार्कियल का मतलब राजतंत्र थे, यानी कि राजा वहाँ पे शासन करते थे, और वो भी किस तरह से? वंशानुगत तरीके से। मोनार्कियल अगर आ जाए समझ लीजिए क्या है वो। मोनार्कियल का मतलब हो गया कि वंशानुगत तरीके से, हेरिडेटरी व्यवस्था होगी, मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा या उसी उसी खानदान का होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी महाजनपद थे जो रिपब्लिकन थे, यानी गणतंत्र थे। गणतंत्र का मतलब होता है जो है कुछ लोगों का जो समृद्ध या प्रभावशाली लोगों का समूह होगा, वो तय करेगा कि राजा कौन बनेगा। समझ में आ रहा है? जैसे आज देश हमारा गणतंत्र है, क्यों? क्योंकि देश का मुखिया कौन है? देश का मुखिया है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कैसे आता है? वंशानुगत नहीं है, वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो वही मैंने कहा ना कि कुछ विशेष लोगों के समूह द्वारा चुना गया। तो ऐसे ही समझिए, जो गणतंत्र था 6ठी शताब्दी बीसी में, वो कुछ जो समृद्ध लोग थे उस समय, जो प्रभावशाली लोग थे, जो पावरफुल लोग थे, उनके द्वारा वो चुना जाता था। तो दो तरह की राज व्यवस्था देखने को मिली। पहला जो राजा होगा किंग, देखो दोनों में होगा किंग ही, राजा ही होगा। कौन होगा? किंग होगा। एक जगह पर किंग क्या होगा? हेरिडेटरी होगा, उसका पुत्र आता जाएगा, और दूसरी तरह क्या होगा? चुना हुआ होगा। समझ में आया? जहाँ पे चुना हुआ होगा वहाँ गणतंत्र होगा, और जहाँ पे चुना हुआ नहीं होगा, वंशानुगत होगा, वहाँ राजतंत्र होगा। अब ऐसे कितने महाजनपद थे जो गणतंत्र थे? ध्यान दीजिए, पहला है इसमें जो रेड कलर के मार्क किए गए हैं, वो सारे के सारे रिपब्लिकन थे। मल्ल, वज्जी, कंबोज और कुरु 4 हैं, बाकी सब जो है राजतंत्र थे। याद करना आसान है। माला याद रखना कैसे? माला बाजी कम करो। क्या याद रखना है? माला बाजी कम करो। माला से हो जाएगा मल्ल, बाजी से हो जाएगा वज्जी, कम से हो जाएगा कंबोज, और करो से हो जाएगा कुरु। तो माला बाजी कम करो ये गणतंत्र होंगे, रिपब्लिकन होंगे। इसके अलावा जितने भी महाजनपद होंगे वो सारे के सारे मोनार्कियल यानी कि राजतंत्र होंगे। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से महाजनपद थे। देख लेते हैं, इसको मैप के सहारे से देखेंगे, और 3 चीज़ें इसमें देखना होगा। पहला तो महाजनपद, दूसरा उसकी कैपिटल क्या थी उस समय, और तीसरा उसका रीजन कहाँ पे था, क्षेत्र कहाँ पे था, और आज उन क्षेत्रों को हम किस नाम से जानते हैं। जैसे पहला यहाँ पर है अंग। अगर आप लोगों ने महाभारत देखा हो तो महाभारत जैसा कि माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान लिखा गया था, तो अंग वहाँ पे उल्लेख है। अंगराज किसको कहा गया था? कर्ण को कहा गया था, क्योंकि दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया था। तो अंग कहाँ पे था? ये अंग मुंगेर व भागलपुर जो जिला है बिहार, उसके आसपास, ध्यान दीजिए, ये रहा अंग। ठीक है, बंगाल के आसपास का रीजन, बिहार और बंगाल के जो बीच का रीजन है उसे अंग कहा गया। समझ में आ रहा? जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा। अब आज चंपा है कि नहीं है ये मुझे नहीं ज्ञात है, लेकिन जहाँ तक मैंने एक भी बिहार का ऐसा कोई ज़िला नहीं, हो सकता है चंपानेर नाम का एक ज़िला है, वहाँ पर हो सकता है, मुझे पता नहीं। जो बिहार से हैं वो जानते हो, अगर उनको पता हो तो क्लैरिफाई ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अंग की राजधानी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार चंपा थी, और वो आज बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच का जो क्षेत्र है, मुंगेर, भागलपुर आदि का जो क्षेत्र है, उसे जो है कहा गया। दूसरा है मगध, सबसे इम्पोर्टेंट है मगध, जिसकी राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगीर। बाद में पाटलिपुत्र हो जाएगी। जब हर्यक वंश आएगा उसमें एक राजा होंगे, तीसरे राजा उदयन, उन्होंने पाटलिपुत्र का निर्माण किया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझिए, मगध की जो पहली राजधानी थी उसका नाम था राजगीर, या उसे गिरिव्रज भी कहा जाता था। ये आज का जो कहाँ पर है? ये गया और पटना के बीच, यानी जो गंगा नदी है उसके दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, देख रहा है, ये मगध है। क्लियर है? ये मगध है। ठीक है, ये मगध है। और अगर ध्यान दो तो ये झारखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लोहा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब समझ में आ रहा है कि मगध क्यों इतना ताकतवर हुआ था? लोहे के कारण। अगला है काशी के बारे में कुछ बात करने की जरूरत नहीं है।
काशी की राजधानी काशी, जिसे बनारस भी कहते हैं, और आज का जो बनारस यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो हो गया। अगला है वत्स। वत्स कहाँ पे राजधानी? कौशाम्बी। और आज का जो क्षेत्र है वो इलाहाबाद है, जो यूपी में है। ये रहा वत्स, दिख रहा है ये वत्स। पांचवा है कोशल। कोशल जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो अयोध्या का जो क्षेत्र है यही है कोशल। याद करो, अवध को कोशल देश भी कहा जाता था। कौशल देश की रानी कौशल्या, समझ में आ रही है, आ रहा है। बाद में देखो कौशलपुर के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जब राम जी का आगमन होता है कि प्रविश नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। समझ में आ रहा है। तो कौशल मॉडर्न अवध का जो क्षेत्र है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वहाँ पे है। उसकी राजधानी उस समय श्रावस्ती थी। श्रावस्ती आज भी है। और श्रावस्ती से याद होना चाहिए, श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपने जीवन के दिन बिताए थे वहाँ पर। सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में ही दिए थे, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी जाता है, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे। आगे पढ़ेंगे। अगला सूरसेन। सूरसेन जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। जिसके राजा शत्रुघ्न थे। अगर आप लोगों ने रामायण में ध्यान दिया हो तो ये रामायण के अनुसार है, ठीक है। उसकी राजधानी मथुरा। ये मथुरा आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, सूरसेन इधर है। पांचाल, पांचाली याद होगा, पांचाली द्रौपदी को कहा जाता है। पांचाल जिसकी राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र एंड काम्पिल्य, उसे अहिच्छत्र ही बोलते हैं। जो मॉडर्न उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, ठीक है, गंगा नदी के इधर वाला, वो पांचाल वो क्षेत्र होता था। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो क्षेत्र है ये पांचाल हुआ करता था। और आठवां है कुरु। कुरु जिसे कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना गया। इंद्रप्रस्थ, ये मॉडर्न हरियाणा, मेरठ, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है। तो 8 महाजनपद ये है, आपको इन्हें याद ही करना होगा। और लोकेशन से याद करेंगे तो हो जाएगा, मैपिंग करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और उनकी राजधानियाँ याद कर, अंग की चंपा, मगध का राजगीर, काशी का काशी, वत्स का कौशाम्बी, कौशल का श्रावस्ती, सूरसेन का मथुरा, पंचाल का अहिच्छत्र और कुरु का इंद्रप्रस्थ। आगे देखते हैं। नौवां की बात करें, मत्स्य। मत्स्य अगर आप लोगों ने महाभारत में इसका उल्लेख है। मत्स्य के राजा कौन थे? तो जो है, जब वो अज्ञातवास में जाते हैं तो मत्स्य राज में ही जाते हैं, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। विराटनगर जिसे आज हम जयपुर के नाम से जानते हैं। तो यानी कि मॉडर्न जो राजस्थान का इलाका है वो है मत्स्य। फिर चेदी। चेदी या जिसे चेती भी बोलते हैं, इसकी राजधानी शोतिवती या उसे शुक्तिमती भी कहा जाता था। ये आजकल का बुंदेलखंड का जो इलाका है, मतलब दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के, ये देखिए ये जो रीजन है, पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, वत्स। अगला है अवंती। अवंती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मगध और अवंती बहुत पूछे जाते हैं, इनकी राजधानी बहुत पूछी जाती है। तो अवंती अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला जो क्षेत्र है अवंती है। ये बिंद के दक्षिण में तथा सतपुड़ा, बिंद और सतपुड़ा का जो क्षेत्र था उसे अवंती कहा गया। और ये अवंती जो है, इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन और माहिष्मति। जो उत्तरी राजधानी थी उसकी उज्जैन थी और दक्षिणी राजधानी माहिष्मति। बाहुबली मूवी का याद करो, माहिष्मति। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये मध्य प्रदेश और मालवा का जो क्षेत्र हमने बताया आपको। 12 है गांधार। गांधार जो कि कहाँ पर है? गांधार ये मॉडर्न आपका आज रावलपिंडी और काबुल के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र। और उसकी राजधानी जो थी तक्षशिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। गांधार का भी उल्लेख महाभारत में है। अगला कंबोज। कंबोज जिसकी राजधानी यहाँ पर पूंछ लिखा है, ये राजपुर था, सॉरी क्या होगा? राजपुर। राजपुर है। कंबोज की राजधानी क्या थी? राजपुर। और इसे मॉडर्न राजौरी, हाजरा, कश्मीर का जो क्षेत्र है, राजपुर से राजौरी बना होगा आई थिंक। अगला है अशमक या अशक भी बोलते हैं, ये दक्षिण का क्षेत्र है। ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, इसकी राजधानी गलत है, ये प्रतिष्ठान बाद में होगा। अशमक की राजधानी पोटली थी। क्या थी? पोटली। अशमक की राजधानी क्या थी? पोटली, ठीक है। हाँ, और ये गोदावरी के किनारे, जो ये गोदावरी नदी दिख रही है इसी के किनारे बसा हुआ था। 15वां वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। जो ये गंगा नदी उत्तर का जो क्षेत्र है, उत्तरी बिहार है, ये रहा वज्जी, ठीक है। इसकी राजधानी वैशाली आज भी है। मल्ल 16वां कुशीनगर। ये जो मल्ल का क्षेत्र है ये भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, देवरिया के आसपास, देवरिया गोरखपुर के आसपास का जो क्षेत्र है। तो इस तरह से 16 महाजनपद थे। ये 16 महाजनपदों को आपको याद करना होगा मैपिंग से, ठीक है। मैप से याद करोगे तो याद हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
आपको क्षेत्र नहीं याद करने हैं, ये आपको ऐसे समझाने के लिए था, आपको केवल राजधानियाँ याद करनी होगी, कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक और बात है कि इसी में जो 16 महाजनपद थे, इसमें जो सबसे ताकतवर महाजनपद बना वो कौन बना? मगध बना। क्यों बना उसको देख लेते हैं। मगध का उत्कर्ष यानी कि राइज ऑफ मगध। मगध इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल किंगडम। मगध सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली राज, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, साम्राज्य के रूप में उभरा। क्यों उभरा, उसके कारण क्या थे उसको समझते हैं। उसके प्रमुख रूप से 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण अवेलेबिलिटी ऑफ रिच आयरन, हमने पहले ही बात की, अच्छे लोहे की उपलब्धता, जिसकी वजह से क्या हुए, हथियार बने, औजार बने, समझ में आया। उससे राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से फायदा हुआ। और दूसरा, इट्स लोकेशन एट द रिच एंड फर्टाइल गंगेटिक प्लेन, यानी उपजाऊ गंगा के मैदान पे इसकी लोकेशन यानी स्थिति थी। गंगा का मैदान अच्छा होगा, कृषि के लिए उपयुक्त रहेगा, कृषि जितना ज़्यादा होगा साधन उतने ही डेवलप होंगे। तीसरा, यूज ऑफ एलिफेंट्स इन मिलिट्री वारफेयर, उस समय हाथियों का प्रयोग किया जाने लगा था, किसमें, युद्ध में, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली फ़ायदा देता था। और बाकी सारे राज्यों के पास एलिफेंट्स नहीं होते थे, इसलिए इनको भी यहाँ पर फ़ायदा होता था। 3 कारण थे जिसकी वजह से मगध को बाकी अन्य महाजनपदों से एडवांटेज मिला। पहला लोहा, दूसरा जो है गंगा का मैदान, और तीसरा हाथी। तो इन कारणों से उसने क्या किया, आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। और जब आसपास के उसने महाजनपदों को जीता तो इससे एक साम्राज्य का निर्माण हुआ। और मगध साम्राज्य में पहला वंश जो आएगा हर्यक वंश, हर्यक के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कण्व, कण्व के बाद सातवाहन। इस तरह से 7 वंश लगातार मगध पे शासन करेंगे। इनके शासन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा जो विस्तार देंगे वो देंगे कौन? मौर्य। ये हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो इतना राजनीतिक विस्तार हो रहा था, हमने आपको लेक्चर की शुरुआत में ही बताया था कि 2 चीज़ें बढ़ रही। एक तो पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि राजनीतिक रूप से जनपद से महाजनपद और महाजनपद से साम्राज्य, क्लियर है। और दूसरा जो चेंज मिल रहा था रिलीजियस, रिलीजियस में क्या कि वैदिक जो धर्म था वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था, उसके स्थान पर जैन और बौद्ध धर्म की शुरुआत हो गई और उसका उभार भी देखने को मिला। ये क्यों हुआ, उसके क्या क्या कारण थे, क्या क्या विस्तार हुआ, वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अब आज के लेक्चर से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी स्टेट्स वर इन महाजनपदा, महाजनपदों में कुल कितने राज्य थे? 15, 16, 17, 18, तो सही, ये तो अब लग जाएगा, 16 महाजनपद थे। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा वाज नॉट रिपब्लिकन, निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद जो है वो क्या थे, गणतंत्र नहीं था। तो हमने आपको बताया था क्या था, मालाबाजी, क्या सॉरी, मालाबाजी कम करो, तो मालाबाजी कम करो, तो माला से मल्ल, मल्ल रिपब्लिक था, ठीक है। यहाँ पर तो है नहीं बाजी, यस बज्जी यहाँ पर है, कंबोज भी है, पुरु भी है, यानी मगध क्या था, मोनार्कियल था, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा, मगध। अगला है तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोवाइड्स द नेम्स ऑफ 16 महाजनपदा, यानी कि वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ था जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? पहला जातक, दूसरा भागा, तीसरा अंगुत्तर निकाय, चौथा मालविका अग्निमित्रम। तो सही आंसर क्या होगा, अंगुत्तर निकाय। तो मित्रों ये था आज का टॉपिक, होपफुली समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।